कि कोरोना के मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अब सर, हमारे वजीर आजम ने तो आपको पेशकश की इंसानी हमदर्दी के तहत, अब थोड़ी इंसानियत आपके वजीर आजम मोदी साहब को भी दिखानी चाहिए, या मैं कहूँ कि या समझूँ कि उनमें इंसानियत बाकी रही नहीं है। कैसे हो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं अपनी एक और वीडियो। बस मैं आपका थोड़ा सा ही समय लूँगा। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी एंकर फ़िदा ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उनके हिसाब से हिंदुस्तान में मुसलमान कोरोना पेशेंट्स को इलाज नहीं मिलता, सिर्फ हिंदू कोरोना पेशेंट्स को ही मिलता है। ऐसा भेदभाव करने वाला पाकिस्तान बार बार अपनी ही इमेज को गिराता है। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का दूसरा नाम टेररिस्तान है। वैसे तो इस बहस में करगिल से लेके पाकिस्तान तक, हिंदुस्तानी फ़ौज से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ सिर्फ एक ही एजेंडा था। वो एजेंडा था हिंदुस्तान की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे गिराना। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को हम शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारे दोस्त, हमारे लोग एकता के साथ हमारे इस देश को आगे बढ़ाएं। हमें समझना होगा कि बाहरी शक्तियों को अगर हम किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश का ही नुकसान है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा। अगर आप किसी बात का जवाब देना चाहें वो भी जवाब दे सकते हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कहती है नीरज साहब, और मुझे यकीन है कि ये बात आपने यकीनन सुनी होगी कि कोरोना के मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अब सर, हमारे वजीर आजम ने तो आपको पेशकश की इंसानी हमदर्दी के तहत, अब थोड़ी इंसानियत आपके वजीर आजम मोदी साहब को भी दिखानी चाहिए, या मैं कहूँ कि या समझूँ कि उनमें इंसानियत बाकी रही नहीं है। जवाब दे देता हूं आपको। थोड़ा पीछे से चलते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों पर बड़े जोर और जुल्म हुए हैं इस देश में। इस देश में कितने राष्ट्रपति मुसलमान हुए आपको जानकारी है? 3 से 4 लोग जो हैं मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। अब्दुल कलाम साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये सारे के सारे मुसलमान थे। आपने कहा दलितों पर जुल्म हो रहे हैं। इस देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से ही आते हैं। आपको समझना होगा। आपने कहा कि मुसलमान, यहाँ का मुसलमान अजीम प्रेमजी है जो विप्रो का चेयरमैन है। यहाँ का मुसलमान सिप्ला चेयरमैन यूसुफ हमीद है। आपके यहाँ अजीम प्रेमजी कहाँ है? आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा मुसलमान है आपके देश में विप्रो के बराबर का? आपने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म। 130 करोड़ की घटनाओं में अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई। उस भाई साहब ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसका जो आरोपी दारा सिंह था उसको कौन सी सजा मिली, उसको सजाए मौत मिली। ये क्यों भूल जाते हैं? इस देश में न्याय होता है। हाँ, मानते हैं कि 130 करोड़ की जनसंख्या में कहीं ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन केवल नीचाई को दिखाना सही नहीं है। आप उस अच्छाई को दिखाइए जहां विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेमजी भी हैं। जी अतर, आपकी बातों का कुछ जवाब देना चाह रहे? जी अतर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी, पहली तो बात ये, जो दारा सिंह जिसका ये नाम ले रहे हैं, दारा सिंह का जो असली नाम है वो रविंदर कुमार पॉल है। उनको जो सजाए मौत हुई थी वो बाद में हाई कोर्ट ने लाइफ सेंटेंस में बदल दी थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा था कि बिल्कुल ठीक है, लाइफ सेंटेंस में बदल दें। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिखा था कि जो ग्राहम स्टेंस कन्वर्जन्स कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे ईसाइयत की, उनके साथ जो हुआ, एक दबे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक हुआ, आप ऐसा ही होगा अगर आप कन्वर्जन करेंगे। तो बाद में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा आलमी तौर पे कि कहीं भी किसी भी देश में कन्वर्जन अगर आपके देश में भी हो रहा है तो वो भी गलत है, चाहे हमारे देश में हो रहा है। मैं गिनवाऊं पाकिस्तान में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, कैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी को जलाकर मार दिया गया, कैसे हिंदू बच्चों के साथ रेप किया गया। पर आप जो ये कह रहे हैं कि दारा सिंह, पहले तो बात ये कि दारा सिंह ये कहां की बातें कर रहे हैं नीरज साहब? कहां हुआ ये? पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात कहिए तो मैं पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में सारे मनाने बड़े। अच्छा जी, अतर आप कंप्लीट कीजिए। जी जी। अच्छा, दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि कर्नल नीरज जी मुझे काइंडली जरा आंसर दीजिए। नीरज जी मुझे लेट मी जस्ट स्पीक 1 मिनट। अच्छा, दूसरा मैं कैरेक्टर की बात की कर्नल शरेंद्र ने,
कर्नल साहब, अगर आपने किसी नेशन का कैरेक्टर देखना होता है ना, तो आज यहाँ पे आप डॉक्टर फिजा को देखें जो आपको बोलने का पूरा मौका दे रही हैं। जब मैं और आप इंडिया के टीवी पे बैठे होते हैं, कोई 2 सेकंड हमें बोलने का मौका नहीं देता। अगर आपने कैरेक्टर देखना है तो आप अभिनंदन को देखें। वहां पे जो अर्नाब गोस्वामी जैसे एंकर हरकत करते हैं वो भी जरा मेंशन कर दें। 2005 में मुझे फिनिश तो करने देना, मुझे फिनिश करने दें। जी 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 जी। नीरज जी, आप फिर अपना नेशनल कैरेक्टर दिखाना शुरू हो गए। मुझे नीरज, मैं आपकी तरफ आती हूँ। नीरज, मेरी बात सुनिए। नीरज, 1 मिनट, हम आपकी आवाज नहीं बंद करेंगे, हम आपको मौका देंगे बोलने का। मुसलमानों को राष्ट्रपति, यही हमारा कैरेक्टर है। जी 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 मैं कैरेक्टर का कर्नल साहब को बता रहा था। अगर आपने कैरेक्टर को देखना है तो अभिनंदन को देखें, जो हमारी बहनों को बेवा करने, हमारे बच्चों को यतीम करने यहाँ पे आया था। उसको भी हमने चाय पिला के भेजा था। अगर आपने हमारा कैरेक्टर देखना है तो आप दिलभूषण को देखें, जो हमारे और पाकिस्तान की चाय तो बहुत पसंद है ना इन्हें, है ना ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, यही तो बात है। और तो ये है कि लंबी में आपको कैरेक्टर की लिस्ट गिनवा सकता हूँ। आपने जो अमेरिका से खिलौना लिया था F-16, उसका जवाब देने गए थे अभिनंदन। तो कहाँ जवाब, फिर क्या जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? नीरज साहब ये तो बताएं, फिर जवाब क्यों नहीं दिया? फिर अपना जहाज, अपने हेलीकॉप्टर भी गिरा लिए, 2 जहाज भी गिरा लिए, उसके बाद आपने पायलट को भी अरेस्ट करवा लिया, तो क्या फायदा हुआ? फिर उसके बाद अभी आप फिर दोबारा 2 दिन बाद आए थे पाकिस्तान की तरफ, फिर वापस चले गए। और फिर टीवी चैनल पे आपको याद होगा ब्रिगेडियर साहब बड़ा मजाक उड़ा था। बिल्कुल। और उसके बाद जब आपको याद होगा कि कौन सा जहाज दिखाया जा रहा था और वो कौन से टुकड़े थे, क्या दिखाया जा रहा था। जी शैलेंद्र साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इनके अपने गेस्ट स्पीकर ने कहा था कि ये जो जहाज के टुकड़े हैं ये आपके अपने जहाज के हैं, ये F-16 के नहीं हैं। और ये फिर अमेरिकन ने भी क्लैरिफाई कर दिया। तो सेकंड ये है कि अभी भी आप दोबारा आपके पायलट पाकिस्तान की कराची की तरफ आए, तो फिर एयर स्पेस क्रॉस क्यों नहीं किया आपने? क्यों डर गए? आप मुझे बताइए कि आपके पायलट को पता था कि अगर आएंगे तो वापस कोई भी नहीं जाएगा। इसलिए आपको अपनी एयरफोर्स का भी पता है, आपको अपनी मशीन भी ऑब्सोलीट है, आपकी फौज भी अनट्रेंड है। वो मैंने आपको पहले कहा कि वो गरीब बेचारों नहते लोगों को मार सकते हैं। पाकिस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कीजिए। इसलिए हम आपको पैगाम अभी भी देते हैं, हमेशा आपका पैगाम देते हैं कि आराम से बैठ के बात करें। आपके पास शैलेंद्र साहब, आप कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुकून से, फिर भारतीय वजारत खारजा ने मजहबी आजादी के खिलाफ इंक्वायरी करने वाली जो अमेरिकी कमीशन है उसे वीजा देने से इनकार क्यों किया है? अभी आपने यूएस कमीशन के लोग आ रहे थे, आपने उनको आने से वीजा क्यों नहीं दिया? अगर आपको सब कुछ ठीक है। शैलेंद्र साहब, आपने मेरा सवाल सुना। भारतीय वजारत खारजा ने मजहबी आजादी के खिलाफ इंक्वायरी करने वाली अमेरिकी कमीशन को वीजा देने से इनकार क्यों कर दिया? उसके बाद अभी आपके उसके सामने पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, पाकिस्तान में जहां मर्जी वो जा सकते हैं। ब्रिगेडियर हारिस, 1 मिनट, ब्रिगेडियर हारिस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं कर्नल शैलेंद्र से इस सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। जी जी, ऑफिसर है ना जेंटलमैन। अब आप अगर सवाल पूछ रही हैं जी कर्नल साहब, बोलते चले जाएंगे तो मुझे मजबूरन अथर काज़मी, मैंने उनको उनकी रिक्वेस्ट की, खामोश हो गए। जी 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 कर्नल साहब, जी जी ब्रिगेडियर साहब खामोश हो गए। जी आप बोलिए। पहले मैं आपको एक जवाब दे दूं। अथर काज़मी साहब ने बहुत बढ़िया सवाल किया जी जी कि कौन जेल में था, कौन जेल में नहीं था, कैसे निकला, कैसे लाइफ टर्म हो गया वगैरह। कोई बात नहीं, ठीक। बढ़िया बात यह है कि ये काज़मी साहब भी मान रहे हैं कि जस्टिस हुआ, उसको मौत की सजा दी गई। वो कम्यूट हुई क्या नहीं, वो सारी कहानी, दैट मींस जस्टिस वाज डिलीवर्ड। सर मुझे ये बताइए, हाफिज सईद साहब का स्टेटस पाकिस्तान में क्या है? अजहर मसूद साहब जो इंटरनेशनल टेररिस्ट दोनों के दोनों डिक्लेयर हो चुके हैं, इनके साथ जस्टिस आप क्या कर रहे हैं कि कभी जेल में लेते हैं, कभी उसको बाहर कर देते हैं। मैं इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूं देश अपना कैरेक्टर दिखा सकता है। अगर वो बिल्कुल मौलाना साहब हैं, अल्लाह के उसमें लगे हुए हैं काम में, तो सर उनको आप बार बार अरेस्ट करते क्यों हैं और बार बार छोड़ते क्यों हैं? जितनी बार आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता है, आप उन्हें क्यों अरेस्ट करते हैं? क्यों एक केस चलाते हैं जहां पर जस्टिस डिलीवर नहीं होना? सबसे बड़ी बात मैं ब्रिगेडियर साहब के लिए जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप जरूर कंसिडर करें कि लड़ाई किसको करनी है या किसको नहीं करनी। इंडिया एक अलग, सर 1 मिनट, आई नेवर स्पोक इन बिटवीन, ओके लेट अस बी जेंटलमैन, वी आर ऑफिसर्स, लेट अस बिहेव लाइक जेंटलमैन। ओके
मैं कह रहा हूँ ठीक है कर्नल साहब, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे और अतर आपसे दोनों से इसका जवाब लूंगी। जी जी कर्नल साहब प्लीज कंटिन्यू। अगर हमें लड़ाई करनी होती तो सर हम लड़ाई डिक्लेयर करने की काबिलियत रखते हैं। ये जो आप LOC बॉर्डर के ऊपर जितनी हरकत देख रहे हैं, ये आपको भी मालूम है, ये हम पाकिस्तान के साथ मिलकर टेररिज्म को लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी टेररिज्म से बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पिछली गवर्नमेंट्स खराब रही हैं, उन्होंने टेररिस्ट का साथ दिया है। मुजफ्फर और मुशर्रफ साहब कहते हैं कि उनके हाफिज सईद साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह। मैं फिर भी नहीं, मैं तो कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर अपनी जो बॉर्डर इशू है उसके ऊपर टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, सो दैट आपके और हमारे बीच में ये जो एक कंफ्यूजन चल रहा है कि टेररिज्म को एक तो बढ़ावा कौन दे रहा है, हम तो चाहेंगे कि ये कभी नाम ना आए कि पाकिस्तान बढ़ावा दे। रावलपिंडी में आज भी ब्लास्ट हुए, टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान। कर्नल साहब आपने बात तो बड़ी लास्ट में जो बात की ब्रिगेडियर साहब, वो बात आपको लगता है कोई इमेजिनेशन में हो रही है, हकीकत में वो हो सकता है? कौन कर रहा है? कौन का जवाब आपको भी पता है, सबको पता है, नरेंद्र मोदी और कौन? डॉक्टर बेदा, इसमें मैं आई वांट टू रिस्पॉन्ड। देखिए कर्नल सुरेंद्र, बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो ही अपनी अपॉइंटमेंट ली तो उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को यही बात की कि आप एक कदम आए, हम 2 कदम जाएंगे। उसके बाद फिर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, इवन उस वक्त भी यही बात की गई कि जी आप आए, तमाम जिन तस्वीरों का मसलों का हल जो है वो बैठ के करते हैं। बैठने पे तो आप तैयार नहीं है। उसके बाद आपने जाके 370 को रिवोक कर दिया कश्मीर के अंदर, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का एक मसला आपके सामने चलता आ रहा है, प्लेबोसाइट का। और वो जो जाली ऑपरेशन था ब्रिगेडियर साहब, उस पे भारतीय सहाफियों ने भी सवालिया निशान खड़े कर दिए थे नरेंद्र मोदी के लिए, नीरज शर्मा को याद होगा। फिर आपने शिमला मुआहदा की बायलैटरल इशू आपने वो भी खत्म कर दिया। तो लड़ाई झगड़ा तो आप खुद शुरू करते हैं। उसके बाद हमने अभी भी आपका पैगाम दिया कि बैठ के बात करें, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में मुझे समझ नहीं आती अजीत जवाब की क्या है कि वो नहीं बैठ के बात करना चाहते। वो चाहते हैं कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, अपने आवाम के टेंशन डाइवर्ट करें। प्रॉब्लम ये देखिए कर्नल सुरेंद्र, बात ये प्रॉब्लम ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के फेल हो गए हैं अपने आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसकी वजह से वो अपने जवाब दीजिएगा प्लीज, अपने आवाम को टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। बात ये है जी, ठीक है जी नीरज शर्मा जी, अब कहिए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब शांति की बात कर रहे हैं कि हम अमन चैन चाहते हैं। पाकिस्तान को फुर्सत कहाँ है? कभी वो पाकिस्तान चीन के पीछे चल रहा है, पहले वो अमेरिका के पीछे था, तो शहमात के खेल में तो पाकिस्तान घिरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब शॉल लेकर के गए आपके यहाँ नवाज शरीफ से मिलने, तब आपको वो शांति का पैगाम नहीं नजर आया। वाजपेयी जी ने जब लाहौर की मीटिंग की, तब आपको शांति का पैगाम नजर नहीं आया। पीछे से मुशर्रफ साहब को आपने भेज दिया करगिल में। आपको पता है करगिल में आपने क्या किया? तो भाई आप तो हमेशा से जाने जाते हैं पीठ में खंजर भोंकने के लिए। खंजर तो देखें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे नरेंद्र शर्मा ये बताइए कि आपने अभिनंदन को, एक नेवल सर्विंग कमांडर को पाकिस्तान में किसने भेजा? अभिनंदन ने खुद कन्वेंस किया कि मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने। देखिए आपने नवाज शरीफ और उनका जिक्र किया नरेंद्र मोदी का। एक मिनट शर्मा साहब, एक मिनट जिस कश्मीर एक मिनट शर्मा साहब, एक मिनट। 2 मुमालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात एक अलग मुलाकात होती है, सियासी मुलाकात होती है। दोनों मुमालिक की जो आपस की मुलाकात होती है, लेकिन अगर किसी की जाती हैसियत में किसी से दोस्ती है, किसी को खाने पे इन्वाइट करे, किसी शादी के लिए किसी को इन्वाइट करे, या कोई किसी की तकरीबन हलबरदारी में शिरकत करे कुंभे समेत, वो एक अलग मामला है। हम 2 मुमालिक की बात कर रहे हैं, हम आपस के ताल्लुका 2 शख्सियात के दरमियान। आपकी नीरज शर्मा अगर ब्रिगेडियर हारिस से दोस्ती हो जाए, आपस के आपके क्या ताल्लुक होता है हमें नहीं पता। हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत